हाँ तो बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद वाक़ई में। जैसा कि कल अपन पढ़ रहे थे ईटा 2 का या फिर प्रीवियस लेक्चर में, आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर ईटा 3 अलाइल कॉम्प्लेक्स। ईटा 3 से मतलब है अपना 3 कार्बन चेन अपने यहाँ पास आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अलाइल कॉम्प्लेक्स से या अलाइल कॉम्प्लेक्स से मतलब अपना क्या है, 3 कार्बन की चेन ईटा 3 अपन जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ईटा 3 नोटेशन क्या होता है। द इंडिकेट्स दैट द अलाइल ग्रुप इज बाउंडेड टू द मेटल थ्रू ऑल थ्री ऑफ इट्स कार्बन एटम, यानी कि अपने तीनों के तीनों कार्बन एटम्स के थ्रू क्या होगा, एक मेटल एटम्स के थ्रू बाइंड होगा। ये तो हो गया अपने पास एक कंप्लीटली जो तीनों के साथ में हो रहा है, ये एक सिंगल के साथ में हो रहा है इधर से, एक ये इधर की साइड से हो रहा है। ठीक है, आगे समझाऊंगा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अलाइल ग्रुप में क्या है, अ फंक्शनल ग्रुप विद द फॉर्मूला देन। ठीक है, ये अलाइल ग्रुप मैंने आपको ऊपर बताया। फ्लेक्सिबल बिहेवियर क्या हो सकता है, द डायनेमिक प्रोसेस वेयर अ मॉलिक्यूल रैपिडली चेंजेस बिटवीन 2 और मोर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है। फ्लेक्सिबल बिहेवियर मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या क्या आप कैसी हो सकती है, द अलाइल ग्रुप इन दीज कॉम्प्लेक्स इज बाउंडेड टू द मेटल सेंट्रल यूजिंग ऑल 3 ऑफ इट्स कार्बन एटम्स। देखो अपने सारे के सारे तीनों कार्बन एटम्स को इससे डायरेक्टली जुड़ रहा है, इससे इनडायरेक्टली, और ये तीनों के तीनों से डायरेक्टली यहाँ से अटैच हो रहा है। ये तीन पॉसिबिलिटीज उनकी बढ़ सकती है, किस तरीके से मेटल यहाँ पर अपना अटैच हो सकता है तीनों कार्बन एटम से। ये तीनों पॉसिबिलिटीज अपने पास है। ठीक है, दिस फॉर्म्स अ ट्राइंगुलर शेप। ये देख लो ट्राइंगुलर शेप बन रही है विद द मेटल सिटिंग अबव द प्लेन ऑफ 3 कार्बन्स। ठीक है, फ्लेक्सुरल बिहेवियर आपका देख सकते हो यहाँ पर, द फ्लेक्सुरल बिहेवियर इन ईटा 3 अलाइल कॉम्प्लेक्सेज प्राइमरली इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब कौन कौन से टाइप की मूवमेंट्स हो सकती है आपकी, एक तो सिन मूवमेंट हो सकती है, सिन एंटी मूवमेंट्स हो सकती है, इंटर कन्वर्जन हो सकती है। सिन एंटी मूवमेंट्स की बातें प्रकार करते हैं कि सिन की और एंटी की, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि द टर्मिनल कार्बन एटम ऑफ द अलाइल ग्रुप कैन एक्सचेंज पोजिशन, यानी कि अलाइल ग्रुप के जो टर्मिनल पर है, ये अलाइल ग्रुप है अपना, ये अलाइल ग्रुप के टर्मिनल पर जो आपके ये एटम्स है, ये साइड एटम्स है, ये अपनी पोजिशंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं है। दैट से समझ में आई। दिस हैपन विदाउट ब्रेकिंग द मेटल कार्बन बॉन्ड, ये मेटल कार्बन बॉन्ड के बीच में या विदा मेटल कार्बन बॉन्ड को ब्रेक हुए ये सारी पोजीशंस क्या हो सकती है, फ्लिप कर सकती है। इट्स लाइक अलाइल ग्रुप इज फ्लिपिंग, ये फ्लिप कर सकते हैं अटैच टू द मेटल, यानी कि स्ट्रक्चर्स क्या कर सकती है, फ्लिप कर सकती है। देखो इस तरीके से अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा, अगर आप यहाँ से सिन एंटी देख रहे हो तो यहाँ से देखो ये कौन सा सिन, यहाँ पर देखो तो आप यहाँ पर देखो इस साइड से देखोगे तो कौन सा है आपका एंटी, इस साइड से देखोगे तो सिन, इसको सिस और ट्रांस पे अपन बोल सकते हैं। अगर इस तरीके से मेजरली देखोगे तो ये वाली पोजीशन को अगर वो देखते हैं तो ये वाली सिन है, सॉरी एंटी है, और ये वाली देखते हैं तो सिन है, या बोल सकते हैं कि ट्रांस और सिस है। ठीक है, बात क्लियर हुई। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, N3 N1 और N3 कन्वर्जन। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कर देता हूँ, देखो जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, N3 एंड देन N1 एंड देन N3, इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है। अब ये किस तरीके से चलता है ध्यान में रखना। तो दिस involves the temporary detachment of 2 carbon atoms from the metal। दो कार्बन एटम्स का मेटल से डी अटैचमेंट कैसे है, स्ट्रक्चर्स में अपन को पता चलेगा। द कॉम्प्लेक्स ब्रीफली ब्रीफली बिकम्स N1 बॉन्डेड थ्रू ओनली 1 कार्बन। ये N3 से किस में कन्वर्ट होता है बेटा, N1 से कन्वर्ट होता है। देन इट री अटैच पोटेंशियली इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन, देन फिर से क्या आ जाता है, एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में चेंज हो जाता है, एज इट इज वैसा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर N3 की बात करूँ, N3 की बात करूँ तो तीनों के तीनों कार्बन से देखो ये वाला एक कार्बन, 2 और 3। इस पर अगर मैं साइड एटम की बात करूँ तो HA2 मान लेता हूँ, HB2 मान लेता हूँ, इस पर HA1 HB1, एंड देन ये वाला कार्बन से साइड एटम्स की मान लूँ मैं HC। अब इन तीनों से ही क्या होता है, एक मेजरली जुड़ा हुआ है अपना मेटल कार्बन, इसको हम अपन क्या बोल देंगे, N3 अलाइल हो जाएगा। N3 अलाइल फर्स्ट क्यों नाम दिया ये पता चलेगा, क्योंकि ऐसा ही इंटर कन्वर्जन साइड में भी हो रहा है। अब इसको जोड़ने के और भी तो तरीके हैं, यह हो सकता है कि मैं इस मेटल को एक बार इससे जोड़ दूँ, इस मेटल को एक बार मैं इस डायरेक्शन में जोड़ दूँ, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड देन इस मेटल को एक बार मैं इस डायरेक्शन में जोड़ दूँ, बात तो सेम है। या तो मैं इस मेटल को इस डायरेक्शन में जोड़ दूँ या फिर मैं इसको इसमें जोड़ दूँ। अब देखो इसी मेटल को आप उठा के ले आओ, और उठा के ला करके मैंने क्या कर दिया, इस वाले ग्रुप से पास मैंने इसको क्या कर दिया, मेटल को अटैच कर दिया। तो इस किस में आ गया, N1 में, क्योंकि अभी कितने कार्बन से अटैच रहे, केवल एक कार्बन से, तो इसलिए किस में आ गया, N1 अलाइल में आ गया। देन इसी की सिमिलर या आइसोमेरिक स्ट्रक्चर को मैं बात करूँ तो किस तरीके से इसकी पोजीशन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, इसकी एक्चुअल पोजीशन को कर दिया, चेंज कर दिया, और मैटर को क्या लिया है अपन ऊपर, लेकिन है तो अभी भी ये N1। तो N3 से कन्वर्ट हुआ
हुआ N1 में, N1 की कितनी पोजीशन बनी अपने पास, 2 पोजीशन। अब इस N1 से अगेन ये कन्वर्ट होगा किसमें, N3 में। कैसे हो गया, यहाँ पर N3 था तो यहाँ पर मेटल जो था बिलो था, स्ट्रक्चर था, नीचे की तरफ था। अब इस M1 को यहाँ पर जब जाएगा तो इन्वर्स होकर के एक पोजीशन क्या आ जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ, तो एक पोजीशन पर क्या बताती है कि ऊपर की तरफ क्या हो सकता है, मेटल जुड़ा हो सकता है। अच्छा N3 में यहाँ भी था, यहाँ पर भी N3 में आया, तो दोनों की बात तो दोनों में सेम है, लेकिन पोजीशन तो मेटल की क्या डिफरेंट है, इसलिए इसको N3 अलाइल फर्स्ट बोल दिया, N3 अलाइल सेकंड बोल दिया। बात आ रही है समझ में। इसी तरीके से तो यहाँ बोला गया है कि द सिन एंटी आइसोमराइजेशन टिपिकली अकर्स थ्रू पाई सिग्मा पाई मैकेनिज्म्स के थ्रू क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो द N3 जो कि पाई बॉन्डिंग चेंज टू N1 यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले जो N3 था वो तो पाई बॉन्डिंग्स के थ्रू जुड़ा हुआ था, और N1 जो हो गया वो आपका किसमें, सिग्मा बॉन्ड। इसलिए तो यहाँ पर बोला अकर्स थ्रू पाई, पहले पाई था यानी कि N3 था, फिर N1 हो गया यानी कि सिग्मा हो गया, फिर अगेन पाई हो गया यानी कि N3 हो गया। तो आप इसको डबल डबल नाम दे सकते हो, पाई सिग्मा पाई मैकेनिज्म हो गया, N3 N1 N3 मैकेनिज्म हो गया। बात समझ में आ रही है। तो अलाइल ग्रुप रोटेट्स अराउंड द रिमेनिंग मेटल कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, द इट देन रीअटैच इन द पोजीशन ओरिएंटेशन रीफॉर्मिंग N3। ठीक है, तो पहले तो क्या हो जाता है, डीअटैच हो जाता है, और डीअटैच होकर रोटेट होकर के क्या हो जाता है, मेटल कार्बन से चेंज होता है आपका साइड वाले यानी कि 3, जहाँ पर मेटल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था वहाँ पर किससे जुड़ता है, 1 से, तो वो N1 में कन्वर्ट हो जाता है, अगेन रोटेट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, N3 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन N1 की कितनी पोजीशन बनती है यहाँ पर, 2, नीचे और ऊपर वाली। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके साइड एटम्स हैं उनके बीच में अगर एक जनरल ग्राफ पूछे, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैंने यहाँ पर बना दिया दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ पूछे तो HA इसका HA HB और HC के बीच में क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। अच्छा HG जो है इसका ग्राफ जो है, इसकी देखो पीक कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर सबकी 2-2 पीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी पीक कितनी चल गई, 4 से 5 पीक चली गई। क्यों, ये कब पॉसिबल है, तब सिग्नल्स यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिट, और सिग्नल जब स्प्लिट होते हैं यानी कि एक सिग्नल काफ़ी सारे सिग्नल्स में डिवाइड हो जाता है, तो कैसा होता है, ये ओनली रूम टेम्परेचर पर क्या है, ये चीज़ आपकी पॉसिबल होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी ध्यान रखना। ठीक है, एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो एनर्जी बैरियर फॉर दिस प्रोसेस इज यूजुअली, यानी कि दोनों के बीच में जो एनर्जी लेवल है फ्लेक्सिबल बिहेवियर का, देखो फ्लेक्सिबल बिहेवियर यही तो होता है, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही तो फ्लेक्सिबल बिहेवियर है। तो इनमें एनर्जी बैरियर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होगा एनर्जी बैरियर, तो फ्लेक्सिबल बिहेवियर बहुत आसानी से हो सकता है। तो इट मीन्स इंटर कन्वर्जन हैपन्स रैपिडली एट रूम टेम्परेचर, यानी कि अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझो, मैं आपको समझाता हूँ। इसने बोला है कि एनर्जी लेवल क्या होता है, बहुत कम है, ये एनर्जी लेवल का, देखो मान के चलो कि ये एनर्जी लेवल और ये एनर्जी लेवल, इन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल में क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है, और एक एनर्जी लेवल आपका ये है जिनमें गैप क्या है, बहुत कम है। अगर इस एनर्जी लेवल की बात करूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आएगा, इसी को तो फ्लेक्सिबल बिहेवियर कहते हैं। यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ, गोल 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 राउंड राउंड करता रहता है। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़ कंडीशन ये है कि यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। अब बताओ एनर्जी लेवल कम कहाँ है, यहाँ पर है, ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर है। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी आपको, ज़्यादा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा है, यहाँ पर गैप कम है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या लगेगा, कम लगेगा। और टेम्परेचर कम लगेगा, या बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर हो सकता है, यही चीज़ यहाँ पर बोली बेटा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताई थी कि चीज़ों को मैं सिर्फ यहाँ पर आपके लिए नोट्स लेकर आया हूँ। ठीक है, अब मैं आपको हर एक चीज़ अगर ऐसे एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वो आपको पेन और पेपर पर पॉसिबल बेटा नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप, मैं जो नोट्स लेकर आता हूँ ये केवल उस फॉर्म में है कि आप एग्जाम में किस तरीके से इसको किस पैटर्न पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एज रिजल्ट ऑन द NMR टाइम स्केल द टर्मिनल कार्बन्स ऑफ्टन अपीयर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर आप फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ सकते हैं, बट अब मैं आपको हर चीज़ पढ़ के नहीं बता रहा। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ सकते हैं कि मेटल सेंटर किस तरीके से, लिगेंड कैसे अफेक्ट करता है, टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है, मैं आपको एक पोजीशन में लाकर बता देता हूँ। ये लो, ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप इनसे आपके नोट्स बना सकते हैं और इससे आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस वगैरह होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बेटा खुद से। ठीक है, इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ लेना है, एग्जाम्पल इसका ये वाला याद रख लेना बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो इसका याद रख लेना, आपको पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इस वाले पार्ट्स को छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो एग्जाम्पल तक आपको यहाँ पर क्या करना है, रीड करना। समझाने वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में, कमेंट बॉक्स में लिखे कि नहीं आया,
फिर से समझा दूँगा, और नॉर्मली नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, अपने आप आएगा समझ में, ठीक है? तो कोशिश करोगे बेटा तो ज़रूर आएगा, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किसके लिए आएगी? आपका ईटा 2 हो गया, ईटा 3 अलाइल कॉम्प्लेक्स हो गए, ईटा 2 कॉम्प्लेक्स आपके हो गए। तो अगला डाइनाइल का, जैसे कि जहाँ तक मेरे को याद है डाइनाइल का भी आता है आपके एग्ज़ाम वगैरह में, तो डाइनाइल का मैं लाकर बताऊँगा आपको, ठीक है? उसका ही बना के बताएँगे किस तरीके से क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।